स्टूडेंट्स, तो आज अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीसरा क्लास और आज अपने उस कैपेसिटी में पहुंच चुके हैं जहां पर अपने सम्स कर सकते हैं। तो उससे पहले सर अपना सम्स कैसे करेंगे, आपने किस हिसाब से सोच के रखा हुआ है? मैंने ना ऑल टुगेदर 4 लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जिसको अपने 4 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और इच लेवल में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल टुगेदर अपने करने वाले हैं 12 क्वेश्चंस और इस 12 क्वेश्चन के साथ मेरा मानना है कि आपका सारे जितने भी एडजस्टमेंट, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे कवर पे। इनफैक्ट बोले ना तो सारे क्वेश्चंस एक रिपीटेटिव ही है। इच क्वेश्चन में सिर्फ 20% ही आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और अपने कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को करने से पहले उस 20% वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर अपने उस क्वेश्चन को करेंगे। कुछ भी नहीं है सर इस चैप्टर में। इस चैप्टर को तो इनफैक्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलता है। क्यों? यहाँ पर अपने को फॉर्मेट मालूम ही है, उस फॉर्मेट को लिख देना। इनफैक्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख लेना, यदि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बनाना है, फॉर्मेट को बिठा डालो, पहले लिख डालो, उसके बाद उसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आपको 5 मिनट मोटा मोटी लगेगा, 4 से 5 मिनट उस ढांचे को, स्केलेटन फॉर्मेट को जो आपको दिख रहा है उसको बनाने में। एक बार आप उसको बना लेते हैं ना, तो अपने को बैलेंस शीट दिया रहेगा, उस बैलेंस शीट से अपने को देखना है इंक्रीज डिक्रीज कैसे क्या हो रहा है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करते जाना है। तो ग्रेजुअली अपने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन में जो जो नयापन आ सकता है उस सारी चीजों का भी मैंने नोट बना के रख दिया। ये सारी चीज ना, ये क्वेश्चन, पीडीएफ, सारी चीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप साथ साथ सम बनाइएगा, आपको और अच्छा फील होगा। ठीक है, और ये जितने भी हडल्स आ सकते हैं ना आपके जो क्वेश्चंस में, जितने भी एडजस्टमेंट, जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे चीज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ और नया चीज है जो कि आपके दिमाग के हिसाब से वो लग रहा है कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक मेरे को लगता है जिस जिस एरिया में बच्चे लोग अटक सकते हैं वो सारे चीज मैंने यहाँ पर नोट्स में कवर अप किया हुआ है। तो चलते हैं अपने लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए। तो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, यहाँ पर एकदम बेसिक सा दिया हुआ है, सो दैट कि आप एक बार फेमिलियर हो जाए फॉर्मेट के साथ, कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, अपने ग्रेजुअली अपने टफनेस को बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड कंपनी फॉर 2 इयर्स, प्रीफर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्वियसली अपने को मालूम है 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहता है, उससे ही अपने को क्या बनाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। आप वो स्केलेटन फॉर्मेट के साथ रेडी रहिए। ऑलमोस्ट एक पेज में आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी हटा सकते हैं और सेकंड पेज में आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा बड़ा रहता है। इनको क्या देखना है, एकदम आइटम वाइज आइटम देखते जाना है बैलेंस शीट में, एकदम ऊपर से। ठीक है, सबसे पहला आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। इसमें कुछ नोट नंबर भी नहीं है, तो अपने को इसी को मानना है। स्टार्टिंग में कितना था? 2,50,000 और एंड में कितना है? 3,20,000। सर ये कैसे हो गया? ऑब्वियसली कंपनी ने ना 70,000 का इक्विटी शेयर इश्यू किया होगा इस साल में। ठीक, और जब इश्यू किया होगा तो उसके पास क्या आया होगा? कैश भी आया होगा। तो अपने को क्या करना है सर? शेयर कैपिटल कौन सा एक्टिविटी है? शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और 70,000 मेरे कंपनी में पैसा आया, तो अपने को क्या करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है और ये 70,000 लिखना है। तो नेक्स्ट आइटम है क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। स्टार्टिंग में कितना है? 10,000, एंड में कितना है? 23,000। ये क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फिगर होता है ना, जो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो 13,000 यहाँ पर ट्रांसफर किया गया होगा। तो 10,000 स्टार्टिंग में था और 13,000 यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, तो टोटल में हो गया 23,000। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है? वर्किंग नोट 1 में जाना है और नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन, दैट इज डिफरेंस इन पीएल बैलेंस। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 23,000 माइनस 10,000 कितना आ गया? 13,000। थर्ड आइटम क्या है सर? ट्रेड पेएबल। स्टार्टिंग में कितना था? 70,000, एंड में कितना है? 45,000। मतलब क्या हो गया सर? आपका 25,000 से करेंट लायबिलिटी जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसके एक पर्टिकुलर जगह होगा। तो अपने आए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यहाँ देखा आपने लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नंबर 1 में क्या कर देते हैं? ट्रेड पेएबल्स लिख देते हैं। कितना से था? 25,000। नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर सर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में स्टार्टिंग में कितना है? 50,000 और एंड में 66,000। मतलब आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स है ना वो बढ़ गए। कैसे बढ़े होंगे? ऑब्वियसली आपने खरीदा होगा, तो खरीदा होगा तो ये कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपने जाएंगे और 16,000 अपने वहां पर लिख देंगे, क्योंकि 16,000 का आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। नेक्स्ट क्या है सर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में कितना था 40,000 और बाद में कितना है 62,000, मतलब आपने 22,000 रुपीज और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये भी कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे और वहां पर भी लिस्ट करके लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है सर, करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। तो अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर इसको करंट एसेट ट्रीट नहीं करके इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड जगह है वहां पर जाके लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है सर, इन्वेंट्री। 80,000 से 90,000, मतलब इन्वेंट्री तो करंट एसेट हुआ और इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाओ और यहाँ पर जो जगह दिया हुआ है इंक्रीज इन करंट एसेट्स में यहाँ पर लिख दो इन्वेंट्री। नेक्स्ट आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000, 1,15,000, मतलब डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीजिंग को अपने यहाँ लिखते हैं, डिक्रीजिंग करंट एसेट का अपना उसका जगह है, यहाँ पर लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये करंट एसेट, लेकिन इसके लिए क्या है, एक स्पेसिफाइड जगह है, तो वहीं पर लिखेंगे। स्टार्टिंग में 30, एंड में 47,000। तो सर यहाँ पर बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें दे के रखी हुई थी अपने सारे कवर अप कर लिए। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1। नोट 1 में तो सर यहाँ पर कुछ भी नहीं था सर, सिर्फ और सिर्फ ये 13,000 ही था, और इसमें क्या था, सब में डैश डैश डैश। आप चाहे तो इसको नहीं लिखने से भी हो जाता है। अपने को यहाँ पर भी कुछ नहीं था डैश, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कुछ नहीं था, तो 13,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इधर 5,025, इधर आपका आ गया -30। सो पॉजिटिव 13 -30 आपका आ गया -17। टैक्स पेड कुछ भी नहीं दिया हुआ था सर, ये आ गया -17,000, मतलब ये क्या हो गया आपका, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया -17,000। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या है सर, -16 -22 आपका आ गया -38। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो क्या है सर, पॉजिटिव 70,000। अब यदि a प्लस बी प्लस सी कीजिएगा ना तो आपका आएगा 15,000। सो 10,000 प्लस 30,000 आपका आ जाएगा 40,000। आपका आएगा इधर 55,000। तो यहाँ पर देखिए 8,000 प्लस 47,000 करने से भी 55,000 ही आता है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो आपने बहुत ही टाइम लगा के किया, बहुत ही आराम से किया, सो दैट कि पहला क्वेश्चन था आप समझ जाओ कि करते कैसे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लक्ष्मण एंड कंपनी फॉर 2 years, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और इस बैलेंस शीट में ना कहीं कहीं पर अपने को क्या दिया हुआ है, नोट भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये सारे आइटम्स को ना अपने यहाँ पर नहीं दिखेंगे, इसका कुछ डिटेलिंग्स जो है वो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है। तो अपनी बैलेंस शीट से नहीं देख के ना, जैसे अपने पहले देखते थे, अब इसको ये सारे आइटम जिसमें जिसमें नोट नंबर है उसको अपने कहाँ देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नोट नंबर दिया हुआ था उसका नोट्स टू अकाउंट से, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे टफ तो नहीं है, बस थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट से, और यहाँ पर क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडजस्टमेंट को कैसे डील करते हैं वो भी अपने सीख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल। इसमें नोट नंबर भी नहीं है, अपने को यहीं से देखना है। स्टार्टिंग में था 2 लाख, एंड में है 2,50,000, मतलब 50,000 का शेयर्स इशू किया गया। तो अपने क्या करेंगे,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, वहां पर 50,000 रुपीज लिख देंगे ऐड। नेक्स्ट क्या है सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें सर नोट नंबर है, मतलब यहाँ से नहीं देखना है अपने को, इसको कहाँ से देखेंगे, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देखेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का है। स्टार्टिंग में था आपका 82,000 और अभी है आपका 1,83,000। इसका मतलब इस साल में कंपनी ने कमाया होगा 1,01,000 रुपीज। तो उसको ना अपने यहाँ पर लिखेंगे 1,83,000 माइनस 82,000। सर नेक्स्ट आइटम है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सर नोट नंबर दिया हुआ, मतलब इसको अपने नीचे से देखेंगे। सर एक ही आइटम है 15% डिबेंचर्स। स्टार्टिंग में था 50,000, एंड में है 80,000। ठीक है, इसका मतलब 30,000 का डिबेंचर्स और कंपनी ने इश्यू किया होगा। तो ये कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे और एड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखेंगे। सर नेक्स्ट आइटम है ट्रेड पेएबल्स। स्टार्टिंग में था 1,30,000, बाद में हो गया 1,62,000, मतलब इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से इसका अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जगह है, वहीं पर लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है फिक्स्ड एसेट्स। स्टार्टिंग में था 1,17,000, एंड में है 2,74,000। इसका मतलब कंपनी ने फिक्स्ड एसेट में और इन्वेस्ट किया है। कितना, 1,57,000 का और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे और वहां पर लिख देंगे। सो नेक्स्ट आइटम है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में था 55, एंड में है 68, मतलब 13,000 का और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। तो वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, 13,000 लिख देंगे। सर नेक्स्ट आइटम है इन्वेंट्री। स्टार्टिंग में था 1,50,000, एंड में है 2,06,000, मतलब 56,000 से बढ़ गया। तो अपने को मालूम है करंट एसेट के लिए एक स्पेसिफाइड जगह है, वर्किंग कैपिटल वाला, वहीं पर लिखेंगे। नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल। इसमें सर नोट नंबर दिया है, मतलब यहां से मत देखिए, आप नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देखिए। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, सनरी डेटर्स। स्टार्टिंग में था 60, अभी हो गया 20, मतलब 40,000 से डिक्रीज हो गया, मतलब डेटर्स ने पैसा दे दिया 40,000। नेक्स्ट इसी नोट में था एक बिल रिसीवेबल भी। स्टार्टिंग में था 10,000, एंड में हो गया 12,000, मतलब बढ़ गया। तो बढ़ गया तो उसको भी अपने लिख देंगे वहीं पर। नेक्स्ट है सर अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर होने को होती है करंट एसेट है, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफाइड जगह है, एंड में लिखते हैं। तो स्टार्टिंग का जो फिगर है 70 और क्लोजिंग फिगर है 95। स्टार्टिंग का फिगर है 70,000 और लास्ट का फिगर है आपका 95,000। तो इस तरीके से अपने बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें थी सब कुछ अपने कवर अप कर लिए। अब यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स अमाउंटेड टू ₹9,000। और जैसे कि अपने को मालूम है जब भी एडजस्टमेंट होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। और इंटरेस्ट पेड क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने डिबेंचर्स इश्यू किया हुआ था, उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और इसका एक और एडजस्टमेंट है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, तो इसको अपने यहाँ पर जाएंगे, इधर लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे एडजस्टमेंट था, अपने डबल इफेक्ट दिए, एक जगह लेस किया, एक जगह ऐड किया, तो ओवरऑल इसका इफेक्ट तो नलिफाइड हो जाता है। तो यदि एडजस्टमेंट हो तो आप हमेशा सोचिएगा डबल इफेक्ट करके कैसे हो जाए। तो एडजस्टमेंट इज नॉट एन इश्यू, अपने को क्लास 11 में भी दिक्कत नहीं था, डबल एडजस्टमेंट करते थे, कैश फ्लो में भी डबल एडजस्टमेंट करके देख लेंगे। तो अपने सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है, बस प्लस एंड माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1। तो नोट 1 में तो और तो कुछ था नहीं, ये सब तो नहीं लिखने से भी होता। 1,01,000, अब इसको अपने लिख देते हैं यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है। कुछ इनकम टैक्स के लेके कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, टैक्स कर दिया। और ये आ गया पॉजिटिव में 1,24,000, मतलब कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,24,000।
यहाँ पर देखते हैं कितना आया, 1,60,70, 1,70,000। 50 प्लस 30 80, 80 माइनस 9 आपका हो गया 71,000 पॉजिटिव। ठीक है, ये भी इनफ्लो और ये था आपका आउटफ्लो। तो अब तीनों का ऐड करेंगे ना, अपना आएगा 25,000। ए प्लस बी प्लस सी करके, और 25 प्लस 70 कितना होगा, 95,000। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सर क्वेश्चन नंबर 3 में अपने क्या सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को ये समझ में आएगा कि जब भी किसी भी एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में ना कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे और लेजर बना के उसका देखेंगे कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है तो। ठीक है, और इसमें ना एक एडजस्टमेंट है जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके। तो अपने यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या है, क्या कंसेप्ट है, वो समझते पहले। तो चलिए समझते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का मैकेनिज्म कैसा होता है। ठीक है, देखिए कंपनी में ना, सपोज एक कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, और इस अकाउंटिंग ईयर में ना कंपनी क्या करता है, काम करता है। काम करने के बाद कुछ कमाता है, और अपने को जैसे मालूम है अपने जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट बोलता है तुम 30 सितंबर 2019 तक लास्ट डेट है, तुम मेरे को टैक्स पे कर देना। ठीक है, और अपने को बैलेंस शीट तो कब का बनाना है, 31 मार्च 2019 का बनाना है। ठीक है, अपने को तो यहाँ पर मालूम ही नहीं चल पाएगा कितना टैक्स पे करना है, क्योंकि टैक्स पे तो कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर पे करने वाले, इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करने वाले। ठीक है, अपने ना यहाँ पर एक एस्टिमेशन करते हैं कि शायद मेरा टैक्स मोटा मोटी 1,00,000 रुपया का पेमेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं। बाद में जाके हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, यही 1,00,000 का जो टैक्स है वो अपने क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, इफ नॉट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो अपने यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस अकाउंटिंग ईयर में कैश फ्लो के लिए तो अपने को क्या देखना है, अपने को कैश से कंसर्न है अपने। तो इस साल में कैश कौन सा वाला जा रहा है, इसका मतलब ये 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2018 में, इस साल में मैंने जो प्रोविजन बनाया हुआ था ना, वो इस साल में कैश चला जाता है टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब पिछला साल का प्रोविजन बिकम्स टैक्स पेड दिस ईयर, फिर इस साल का प्रोविजन जो होता है वो होगा टैक्स पेड फिर नेक्स्ट ईयर का, और ये जो प्रोविजन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये वाला माइनस किया हुआ रहता है। ठीक है, और इसको अपने क्या कर देते हैं, एड बैक करते हैं। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को दिया हो तो अपने उसका लेजर बनाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सीता एंड कंपनी फॉर 2 इयर्स, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें 3 तो नोट्स नंबर भी है, शेयर कैपिटल में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में और टेंजिबल एसेट में। तो मतलब ये तीन चीज को अपने कहाँ पर देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट से देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने को क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट। तो अपने को मालूम था कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज में कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यदि दिया हो तो अपने को क्या करना चाहिए, उसका लेजर बना के देखना चाहिए। तो अपने प्लांट और बिल्डिंग का लेजर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दाग लगा दिया सो दैट कि इसका हम लेजर बनाएंगे ध्यान से। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके भी मेरे को कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी एक तो दाग लगा दिया। मतलब 3 लेजर बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, वही सीक्वेंस में करते जाएंगे सर स्टार्टिंग से। सबसे पहला शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल को यहाँ से नहीं देखना है, नोट नंबर है, ठीक है नीचे से देखेंगे। ठीक है, तो नीचे नोट नंबर में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में था 2 लाख, एंड में था 2,50,000, मतलब 50,000 का इक्विटी शेयर क्या किया है, इश्यू किया है। तो अपने जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लिख देंगे एड इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्या सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 था, हो गया 40,000, मतलब 10,000 का घट गया, मतलब मैंने रिडीम कर दिया, मैंने वापस कर दिया पैसा, तो मेरा पैसा चला गया होगा। तो वो भी कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा, ब्रैकेट ध्यान से लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट क्या है सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें कोई नोट नंबर नहीं है, स्टार्टिंग में था 50,000, एंड में हो गया 1,52,000, मतलब 1,02,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। तो डिफरेंस इन पीएल बोल के लिख देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है सर, ट्रेड पेएबल्स। स्टार्टिंग में था 23, एंड में हो गया 5, मतलब 18,000 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, अपने आगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और यहाँ पर लिख देंगे ट्रेड पेएबल्स।
मैंने पेमेंट कर दिया होगा 18,000 का, इसीलिए कम हो गया। नेक्स्ट क्या है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर दिया है सर, इसको यहाँ से मत देखिए, आप नोट से देखिए, नोट्स टू अकाउंट से देखिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ही आइटम है, थैंक गॉड, क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। स्टार्टिंग में है 27,000, एंड में है 35,000, ठीक है। और यहाँ पर दाग लगा हुआ है, अपनी ना दाग लगा के रखे हुए थे, अपनी इसका क्या बनाना है, लेजर बनाना है। तो चलिए इसका लेजर बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक लेजर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा, आप टी फॉर्मेट में बना सकते हैं, फ्री हैंड से भी टी लिख के बना सकते हैं, ठीक है। अपने को मालूम होता है सर, लाइबिलिटीज कैपिटल का जो बैलेंस होता है, इनकम का जो बैलेंस होता है, वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का जो फिगर था बाय बैलेंस बीटी, वो क्या था, 27,000 ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस सीटी क्या है, 35,000, ठीक है। अब इसके बाद ना अपने को इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 25,000। इसका मतलब यहाँ पर टू बैंक, मैंने जो नेक्स्ट ईयर जो पे करके रखा हुआ है, टू बैंक होके रखा हुआ है, कितना है, 25,000, ये देखिए रखा हुआ है, ठीक है। यदि ये नहीं देता ना, तो अपने मान लेते जो पिछला साल प्रोविजन बनाया हुआ था उसी को मैंने यहाँ पर पे किया, ठीक है। लेकिन सिंस यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि आपने जो पेमेंट किया हुआ है वो कितना है, 25,000 का पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकालना है अपने को। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60,000, इधर आ गया आपका 33,000। तो ये जो 33,000 का जो प्रोविजन है ना, मैंने इस साल बनाया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, तो इसका मतलब ये जो टू बैंक है ना, ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, और 33,000 जो है ना, ये प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है। कुछ नहीं दिया होता तो इसी 27,000 को अपने मान लेते टैक्स पेड, और ये 35,000 यहाँ पर आ जाता, जो कि होता प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस केस में तो आप नहीं बनाते भी तो समझ में आ जाता। तो ठीक है, जहाँ पर लेस टैक्स पेड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहाँ पर अपने 25,000 लिख देते हैं। और ये जो प्रोविजन मैंने जो इस साल बना के रखा हुआ है, दैट इज 33,000 का, उसको अपने यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, दैट इज हाउ मच, 33,000। नेक्स्ट आइटम है सर टेंजिबल एसेट्स। इसमें ना एक नोट नंबर दिया हुआ है, मतलब अपने को यहाँ से नहीं देखना है, अपने को कहाँ से देखना है, नीचे से देखना है। और नीचे भी अपने ना सर दाग लगाया हुआ है, बिल्डिंग में भी और प्लांट में, मतलब दोनों का क्या करना है, अपने को लेजर बनाना है। तो ठीक है, एक लेजर बनाते हैं टी फॉर्मेट में। यहाँ पर देखिए, तो मैंने बिल्डिंग का एक लेजर बना लिया और प्लांट का भी बना लिया है, ठीक है। और अपने को मालूम होता है एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने इस साइड लिखा टू बैलेंस बीडी, और प्लांट का भी टू बैलेंस बीडी करके लिखा। तो स्टार्टिंग फिगर था 1 लाख, क्लोजिंग फिगर था 80,000, इसका था 40, इसका था क्लोजिंग 70,000। और एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट वाज 30,000, मतलब ये जो प्लांट है ना, उसमें डेप्रिसिएशन कितना का चार्ज होकर रखा हुआ है, 30,000 का। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे बाय depreciation, and on building was 50,000, तो बिल्डिंग में भी डेप्रिसिएशन है। और तो कुछ इंफॉर्मेशन था नहीं, अब इसको क्लोज करते हैं। 80 प्लस 50 1 लाख 30,000, इस साइड ज़्यादा है तो इस दोनों साइड 1 लाख 30 लिख दिया, और इस साइड 30,000 का क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ऑब्वियसली क्या किया होगा, मैंने बिल्डिंग को परचेज किया होगा, ठीक है, टू बैंक, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये 30,000 आया मेरा बैलेंसिंग फिगर, जिसको मैंने मान लिया मैंने और बिल्डिंग कुछ खरीदा होगा। प्लांट यहाँ पर देखिए, इधर कितना है 1 लाख, दोनों साइड अपने लिख दिया 1 लाख। 60,000 का क्या है बैलेंसिंग फिगर, तो इस साइड आया तो हो गया टू बैंक,
ठीक है। यदि इस साइड बैलेंसिंग फिगर आता तो होता बाय बैंक। सर ये जो 50,000 है ना, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा एज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। और ये जो टू बैंक है ना, ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये क्या होगा? लेस होगा बिल्डिंग परचेज बोल के। ये भी डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। और ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो अपने इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी एग्जाम में ऐसे पेंसिल से कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था 50, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट था 30,000। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसका झमेला भी हो गया। ज्यादातर ना टेंजिबल एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट में थोड़े से झमेले रहते ही हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स में। स्टार्टिंग में था 30,000, एंड में हो गया 20,000। मतलब गुडविल पेटेंट ये सब होगा। स्टार्टिंग में था 30, एंड में हो गया 20। मतलब इसमें डिप्रिसिएशन हो गया होगा, एमोटाइजेशन हो गया। तो ये भी क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंसेस ही होता है। नेक्स्ट है सर इन्वेंट्री। 45,000 था, 95,000 हो गया, मतलब 50,000 से बढ़ गया। तो यहाँ पर अपने आए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और इधर लिख दिया आपने। नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो स्टार्टिंग में था 1,20,000, एंड में है आपका 2 लाख। कितना हो गया? 80,000 से आपका बढ़ गया। नेक्स्ट है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो स्टार्टिंग में था 15, एंड में आपका 17,000। ठीक है, तो इसको अपने वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते, इसका एक स्पेसिफाइड जगह है वहीं पर लिखते हैं। और ऑब्वियसली आपको मालूम है E + B + C करके तो 2000 आना चाहिए, आता है तो करेक्ट है। तो सर ऐसे ना बैलेंस शीट में अपने सीक्वेंस में गए थे टर्न बाय टर्न। ऑब्वियसली टेंजिबल एसेट में थोड़ा टाइम लगा, और इनफैक्ट हर क्वेश्चन में थोड़ा सा झमेला टेंजिबल एसेट्स में रहता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर सारा कुछ कर लिया। अब प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सी नोट 1। तो नोट 1 में देखते हैं। तो 1,02,000 + 33 आपका हो गया 1,35,000। तो इसको अपने लिखेंगे यहाँ पर 1,35,000। 50 + 30 80, 80 + 10 90। 1,35,000 + 90 2,25,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है, ये आ गया आपका 2,25,000। ठीक है, यहाँ पर ये सब में भी कुछ भी नहीं था। इधर देखिए 80 + 50 1,30,000, 1,30,000 + 18 1,48,000। So 2,25,000 minus 1,48,000 आपका है 77,000। लेस टैक्स पेड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 52,000। तो सिंस से पॉजिटिव आया, ये हो गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सर 30 और 60 90। तो ये अगेन ब्रैकेट में है आपका 90,000। तो इसका मतलब ये क्या है? कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर आते हैं सर फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में उतना झमेला रहता भी नहीं है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 50 में से 10,000 माइनस हुआ, आपका आ गया 40,000। तो ये पॉजिटिव आया, तो ये था आपका इनफ्लो। अब इसके लिए 52 92 माइनस 90 की जगह 2000 आ गया। आपको मालूम था 2000 आने वाला ही था। 2000 + 15,000 17,000। तो ऐसे अपने ना लेवल 1 का क्वेश्चन कंप्लीट किए। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने वाले, 12 क्वेश्चंस करने वाले, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सो दैट कि एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन है आपने कर पाए। एंड आई बिलीव आप लोग भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं। ओके, एंड थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं अपने इनिशियली। अपने को बाद में पता चलेगा कि 15 मिनट्स में अपने एक क्वेश्चन कैश फ्लो का कर पाएंगे। अपना टारगेट रहता है 15 मिनट में एग्जाम में कंप्लीट करना ही है। ठीक है, 4 से 5 मिनट आपको लगेगा फॉर्मेट बनाने में, 4 से 5 मिनट लगेगा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने में, और 2 से 3 मिनट लगेगा आपको प्लस माइनस करने में। ठीक है, और यदि एडजस्टमेंट होता है तो आपको मे बी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़िए 15 से 20 मिनट में तो आपका सम्स बनना ही बनना है जैसे भी। ठीक है, इनिशियली अपने स्लोली कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको देखिएगा 15-16 मिनट में आपका क्वेश्चन रेडी रहेगा।
और ये सारे नोट्स, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सॉल्यूशंस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।